सही माने में इसको जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। आपको सामान्य जन के साथ लगातार संपर्क बना रहेगा। सामान्य जन की समस्याओं को समझने का आपको अवसर प्राप्त होगा। विभिन्न प्रकार के परेशानियों से कैसे जूझ रहे हैं इसको भी देखने का अवसर मिलेगा। कई समस्याओं के अंतर्गत विधि की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका विधि का किस तरीके से उपयोग करते हुए उस सामान्य जन के मन के अंदर विधि के बारे में विश्वास कैसे पैदा किया जाए, यह आपके आचरण व्यवहार पर निर्भर करता है। और इसे सेवार्थ जाइए, उसका अर्थ आपके लिए यही होना चाहिए, सामान्य जन आपके प्रति इतना विश्वस्त रहे कि जो भी बात की जाएगी निश्चित रूप से सही तौर पर विधि के आधार पर ये समापन करेंगे, उसका समाधान करेंगे और हमें समस्या से मुक्त कराएंगे। ये विश्वास जगना बहुत आवश्यक है। जिन महानुभावों का नाम लिया उन्होंने, जिन वकीलों का नाम लिया, विधि शास्त्रों का नाम लिया, उन लोगों के जीवन का ऐसा ही स्वरूप रहा है। उन्होंने इसी प्रकार की सेवा की और इसलिए आज सामान्य विधि के बीच में उनकी चर्चा होती है। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका उपयोग अब समाज और राष्ट्र की सेवा हेतु करें। मेरा आप सभी विधि शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से आग्रह कि यही दीक्षांत का लक्ष्य होना चाहिए। आपकी विधि शिक्षा का लाभ समाज के कमजोर, वंचित और न्याय के लिए संघर्षरत ऐसे लोगों को भी मिले जिनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। यही शिक्षा का प्रमुख ध्येय है कि हम उससे बहुत कुछ अर्जित तो करें, परंतु बदले में समाज को कुछ दें भी। मैंने आप सभी को अभी भारतीय संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन किया है। उद्देशिका का हमने वाचन करवाया है, मैंने किया भी है और आपसे भी करवाया है, ताकि आप उसको आत्मसात कर सकें। जिस पवित्र संविधान के आधार पर आज हम इस स्तर पर बने हैं, उस पवित्र संविधान का उद्देश्य क्या है, उद्देशिका में लिखा क्या है, एक एक शब्द कैसे है। हम भारत के पूरा भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, उस भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत रहने वाले जितने लोग हैं, वो चाहे किसी भी पंथ को होंगे, किसी भी संप्रदाय के होंगे, किसी भी प्रकार के होंगे, वो सब लोग इसमें आ जाते हैं। हम भारत के ये संविधान एक शब्द में भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को प्रकट करता है। ऐसे संविधान का आपने उद्देशिका का आपने वाचन किया है और उसके एक एक शब्द को अपने आचार व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। आप सबने सुना होगा कि प्रारंभ ही इस वाक्य से हुआ था, हम भारत के लोग। ये जो हम भारत के लोग हैं, इसके मूल में भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को गहराई से अनुभूत किया जा सकता है। लोकतंत्र किससे है? भारत में रहने वाले लोगों से ही तो है। इसलिए हमारे यहाँ संविधान में लोगों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनके कर्तव्य भी निर्धारित किए गए। अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन जब होता है, तभी मानवीय गरिमा सभी स्तरों पर स्थापित होती है। लोग फंडामेंटल राइट्स की बात कहते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कोई नहीं कहता। इसलिए हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स तो आप पढ़े होंगे, बार बार फंडामेंटल राइट्स के उन धाराओं का उल्लेख करते होंगे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इसका उल्लेख बहुत कम होता है। शायद आप मुंह से बहुत कम लोगों को, सब लोग आप विधि के छात्र हैं, सब जानते तो होंगे ही, लेकिन 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन हुआ। ये कैसे आया, 51 कब लागू हुआ? ये जो इमरजेंसी लगी थी तब लागू हुआ था। सर सिंह कमेटी बनी थी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, उन्होंने कहा था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए और उस समय लागू होता। और इसलिए मैं सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज जरूर पढ़ता हूं, ताकि लोग अनुभव कर सके कि हमारी ड्यूटीज क्या है। जब अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन जब होता है, तभी मानवीय गरिमा सभी स्तरों पर स्थापित होती है। इस दृष्टि से देखें
तो भारतीय संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का महत्वपूर्ण दस्तावेज ही नहीं है, यह मानव की गरिमा को स्थापित करने का मूल मंत्र भी है। यह कितनी अच्छी बात है कि आप सभी जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं वह हमारे इस भारतीय संविधान से जुड़े आदर्शों की पालना करवाने की शिक्षा से जुड़े हैं। संविधान शब्द में निहित शब्दों पर गौर करें। संविधान सम और विधान शब्दों से बना है। सबके लिए समान विधान के अर्थ में संविधान देश के शासन प्रबंध संबंधित समस्त नियमों का एक तरह से प्रसार करता है। संविधान में निहित कानूनी प्रावधानों से ही देश में न्याय और न्यायपालिका की नींव सुदृढ़ होती है। जब हम विधि शिक्षा से जुड़ते हैं तो स्वाभाविक ही सामाजिक न्याय से संबंधित कानूनों की पालना ही महत्वपूर्ण होती है। संविधान का लक्ष्य ही समाज का सर्वांगीण विकास है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि विधि शिक्षा का लक्ष्य ही देश के सर्वांगीण विकास के साथ समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक रूप में ऐसा वातावरण बनाए जाने से जुड़ा है जिसमें व्यक्ति में किसी तरह के भेद, छुआछूत, कुरीतियों आदि को समूल मिटाने का संकल्प निहित हो। संविधान कानून एवं न्याय व्यवस्था का ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें निरंतर नए समाज की संरचना का आधार निहित है। इस आधार को व्यवहारिक रूप में सबलीभूत करने का कार्य न्यायपालिकाओं, अधिवक्ताओं, कानूनविदों का है। विधि शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्हीं क्षेत्रों में प्राय विद्यार्थी अपना भविष्य तलाशते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि विधि शिक्षा प्राप्त करने वाला हर एक विद्यार्थी संविधान से जुड़े आदर्शों को आत्मसात करते हुए जीवन में आगे बढ़े। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आज मैंने 1 से 29 लोगों को पदक प्रदान किया है और जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि इसमें छात्राएं 70 रही हैं, 55% और छात्र 59 रहे हैं, 45%। ये बड़ी प्रसन्नता हुई है कि बहनें आगे बढ़ रही हैं और आगे आना चाहिए। जहां जिन विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह में जाता हूं, स्वर्ण पदक बाकी का जो मैं देता हूं लोगों, अधिकांश छात्राएं रहती हैं, बहनें रहती हैं। और 60% से लेकर 85% तक मेडल प्राप्त करने वालों में छात्राएं हमें दिखाई पड़ी हैं कि भारत के लिए राष्ट्रीय। इसका अर्थ ये नहीं है कि छात्र नहीं आ रहे, छात्र भी आ रहे हैं, छात्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन छात्राओं के द्वारा इस तरीके से गोल्ड मेडल प्राप्त करना छात्राओं के मन के अंदर एक स्पर्धा का भाव भी पैदा करता है, होना भी चाहिए और जो छात्रों को उसके अनुरूप तैयारी भी करनी चाहिए। मैं समझता हूं से तैयारी करेंगे तो विधि के क्षेत्र में एक अद्भुत कार्य कर सकेंगे, आप सफल और सक्षम हो सकेंगे। इस संबंध में आपसे सबसे साझा करते हुए बहुत अधिक प्रसन्नता है कि देश की आजादी के बाद हमारे यहाँ भी ब्रिटिश कानून लागू रहे, उनकी पढ़ाई कराई जाती रही, परंतु केंद्र सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण पहल करते हुए इसे बदलाव की पहल की है। ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने सही माने में सभी क्षेत्र में भारतीयता को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया है और 22 जनवरी ने तो नए भारत का निर्माण कर दिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करके नए भारत का निर्माण, केवल मंदिर का निर्माण नहीं, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का स्वरूप है। और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अगर आगे बढ़ेगा, भारत विकसित देश के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होगा, दुनिया मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए लालायित होगी भारत से। 22 जनवरी उसका आधार स्तंभ बना है और इसलिए
भारतीयता को ध्यान में रखते हुए अनेक बातें की गई सरकार के द्वारा, उसका उल्लेख करना तो ठीक नहीं होगा, इस समय आप लोगों को सब जानकारी है। लेकिन मैं चूंकि आज विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहा हूं, इसलिए भारतीयता का स्वरूप कैसा बना है विधि के क्षेत्र में, वर्तमान प्रधानमंत्री ने क्या किया है, इसको जरूर बताना चाहूंगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अभी दिसंबर 2023 में इस संसद में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किए। इनके पारित होने के साथ ही देश में औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर अब भारत के अपने कानून देश में लागू हो गए। ये बहुत बड़ी चीज है, कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही। हमारे यहां आरंभ से न्याय व्यवस्था में विश्वास रहा है। यह जो कानून पारित हुए हैं, इनमें सजा देने के बजाय, कानून सजा ही देता है, लेकिन इसमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। न्याय, इन कानूनों का मकसद अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित कर आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। यह जो ऐतिहासिक पहल हुई है, उससे भारत में लागू किसी भी कानून के तहत उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति पर भारत से बाहर किए गए किसी भी अपराध के लिए इनके तहत मुकदमा चलाया जा सकेगा। पहली बार कानून में आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। राजद्रोह को अपराध के रूप में खत्म कर दिया गया है। इसके स्थान पर देश के खिलाफ अपराध नामक एक नया खंड जोड़ा गया है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं कानून में हुए इन बदलावों को अमृतकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। हमारे यहां तो संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान निर्माताओं ने शासन के तीनों अंगों, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक समान शक्तियां दी। एक समान शक्तियां प्राप्त होने के बावजूद हमने न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना है। ठीक वैसे ही जैसे मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमने मान लिया है। आम व्यक्ति के लिए न्याय को सुलभ, सस्ता और न्यायिक प्रक्रिया को जनोन्मुखी बनाने के लिए कानूनों में परिवर्तन के साथ साथ यह भी जरूरी है कि कानून की शिक्षा भारतीयकरण किया जाए। मुझे इस बात का विश्वास है कि केंद्र सरकार के स्तर पर विधिक क्षेत्र में जो परिवर्तन की मुहिम चलाई गई है, उससे आने वाले समय में देश का परिदृश्य तेजी से बदलेगा। इस बात की भी उम्मीद है कि विधिक शिक्षा हमारी प्राचीन न्याय व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप पूर्णतः भारतीय होने की ओर अग्रसर होगी। भारतीय प्राचीन न्याय व्यवस्था आदर्श मूल्यों से जुड़ी है। इसमें दंड की बजाय अपराधी को सुधारने पर जोर है। कानून की शिक्षा में भी इसी तरह की पढ़ाई होती है, जिससे अपराध कम हो, तभी उसकी सार्थकता है। राजस्थान में राज्यपाल पद संभालने के बाद मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता यही रही है कि संविधान जागरूकता के लिए सभी स्तरों पर कार्य हो। इसी उद्देश्य से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क निर्मित करने की पहल हमने की है और लगभग जो राज्य से नियंत्रित विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बन गया है, संविधान उद्यान बन गया है। ये जानकर आपको प्रसन्नता हो। इसी उद्देश्य से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क निर्मित करने की पहल हमने की। विधानसभा में अपने अभिभाषण में पहली बार संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के वाचन की परंपरा का सूत्रपात मैंने किया है और अपने हरेक सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरा प्रयास रहता है कि संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन करूं। राज्यपाल चूंकि संविधान प्रमुख होता है, इसलिए राजभवन में भी हमने संविधान निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा से
इसके वर्तमान स्वरूप और संविधान से जुड़ी भारतीय संस्कृति के जीवन चित्रण के रूप में संविधान उद्यान का निर्माण किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस उद्यान का वर्ष 2023 में लोकार्पण किया है। जो राजभवन में संविधान उद्यान है उसकी विशेषता है जो मूल संविधान की प्रति है, उस मूल संविधान के प्रति के आधार पर सारी चीजें की है। संविधान की यात्रा कैसे संविधान बना वहां से शुरू हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई कमेटीज बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी में सबकी चेयरमैन सब लोगों का है, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी में रहे ऐसे सब लोगों का उल्लेख भी है, फोटो भी है। और उसके बाद जब ड्राफ्टिंग हो गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके चेयरमैन थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी सौंपा है संविधान। ये सारी चीजें हैं और आगे बढ़ा है। और संविधान के हर भाग के पहले भारतीय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित जो सारी चीजें हैं उसको भी चित्रकार ने, शांति निकेतन के जो बड़े प्रमुख चित्रकार थे श्रीमान नंदलाल बोस, और आप जानकर प्रसन्न होंगे कि राजस्थान के ही उनके सहयोगी थे कृपाल सिंह जी, 2 वर्ष पहले उनका निधन हो गया है। इन लोगों ने चित्रकारी की। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो सारी चीजें मिली हैं, बुल भाग्य के पहले वो उसका चिन्ह है। भगवान राम और लक्ष्मण और सीता अयोध्या की तरफ गमन कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स का के पहले उनका चित्र है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देने की तरह ये संदेश दिया गया है। महात्मा बुद्ध का है, महावीर स्वामी का है, गुरुकुल का है, विक्रमादित्य महाराज का है, अकबर का है, इस सब लोगों का है। आप देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। वनस्पतियां हैं, समुद्र है, प्राकृतिक सारे दृश्य हैं। भारत कैसा है, भारतीयता क्या रही है, इन सारी चीजों का चित्रण उन संविधान के 22 भागों के पहले चित्रित किया गया है। उसके माध्यम से संदेश दिया गया है कि आगे कैसी धाराएं आने वाली हैं। यह संविधान पाठका के अंतर्गत अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखकर प्रसन्न होंगे आप। पढ़ने से उतना याद नहीं रहता है, लेकिन देखने से ज्यादा याद हो जाता है। चित्रकारी देखने से याद हो जाता है। तो संविधान एक और संविधान नहीं है, ये भारतीय मूल पवित्र ग्रंथ है। जैसे गीता है, कुरान है, बाइबल है, वैसे हमारा संविधान है जो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को संचालित कर रहा है। वो संविधान भारतीयता के आधार पर संचालित कर रहा है, उसको देखने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं चाहता हूं ये जो संविधान से जुड़ी जागरूकता के कार्य है वह निरंतर जारी रहे। इसी से देश के नागरिक संविधान की संस्कृति में रच बस सकेंगे और संविधान की हमारी व्यवस्थाओं के प्रमुख आधार न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में उनका विश्वास भी बना रहेगा। राज्य की शक्ति का यह जो त्रिविध विभाजन पालिकाओं के रूप में किया गया है उसका मूल अर्थ ही है कि किसी स्तर पर निरंकुशता नहीं रहे, सत्ता के नियंत्रण से नागरिक मुक्त रहे और हर एक स्तर पर संतुलन बना रहे। मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में निरंतर यह अनुभव किया है कि जब जब लोकतंत्र से जुड़े किन्हीं मुद्दों पर संकट की स्थिति आई है, इन पालिकाओं ने आगे बढ़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संपूर्ण विधि शिक्षा इन तीनों पालिकाओं की कार्य प्रणाली, इनसे जुड़ी व्यवस्था और नियम कानूनों से जुड़ी है। इसलिए इस शिक्षा का मैं विशेष महत्व मानता हूं। संविधान के लोकतंत्र के हमारे राष्ट्र में न्यायपालिका की भूमिका इस रूप में महत्वपूर्ण है कि उसके जरिए संविधान के नियम कानूनों की पालना सुनिश्चित की जाती है। न्यायपालिका में आज भी लोगों का सर्वाधिक विश्वास इसलिए कि वहां पर तटस्थ होकर निर्णय होते हैं, उसे किसी स्तर पर प्रभावित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अंतर्गत हमने देश के शासन के लिए जो आदर्श विधान बनाए हैं उनकी पालना सुनिश्चित करने का कार्य न्यायपालिका के जरिए ही होता है। समय समय पर संविधान के आदर्श को किसी अपने निर्णय के तहत प्रभावी रूप में प्रसारित करने का कार्य भी न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। इस संदर्भ में विधि शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
कि इसके जरिए न्यायपालिका से आप विद्यार्थी सीधे तौर पर जुड़ते हैं। कानून की पढ़ाई का अर्थ है देश के संविधान में आस्था रखते हुए नागरिकों के समान अधिकारों के लिए कार्य करना। मैं चाहता हूं संविधान की पालना के लिए सभी को जागरूक करते देश में कानून एवं न्याय व्यवस्था के प्रति आस्थामान बनाए रखने की भी बड़ी जिम्मेदारी आप विद्यार्थियों की ही है। इस शिक्षा से चाहे आप अधिवक्ता बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं या फिर किसी कंपनी संस्थान राज्य की सेवा में कार्य करते हैं, सभी स्तरों पर कानून एवं न्याय प्रणाली के उच्च आदर्शों के लिए संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए आपको कार्य करना है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह भी है कि संविधान और उसके आदर्शों से सदा आप जुड़े रहें। विधि विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कराई जाती है। मैं चाहता हूं यह विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के आलोक में इस तरह की शिक्षा भविष्य में प्रदान करे जिससे देश को कुशल कानूनविद, अधिवक्ता, न्यायविद और संविधान मर्मज्ञ मिल सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना को भी अभी बहुत समय नहीं हुआ है। सीमित समय में ही इसे बार काउंसिल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता और भारतीय विश्वविद्यालय संघ की संस्था मिलना इस बात का सूचक है कि यह तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर है। अभी कुलपति महोदया ने अपने उद्बोधन के दौरान बात कही, हम बढ़ना चाहते हैं, विश्वविद्यालय आगे जाना चाहता है, प्रगति कर रहा है, लेकिन कमियां भी हैं। यहाँ इन्होंने कहा कि केवल कंट्रोलर को छोड़कर और कोई नियुक्ति नहीं हुई है। वो नियुक्ति बहुत आवश्यक है और मैं उनको आश्वस्त करता हूँ। इस समय हमारे बीच में माननीय शिक्षा मंत्री भी महोदय बैठे हुए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस कमी की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है वो शीघ्र ही समाप्त होगी। उसमें किसी प्रकार से नहीं। विश्वविद्यालय द्वारा ऑन स्क्रीन मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जो अभिनव पहल की गई उसकी मैं सराहना करता हूं। इस व्यवस्था से उत्तर पुस्तिका डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती है और उसे एक क्लिक पर कहीं भी मूल्यांकन के लिए भेजा जा सकता है। ट्रैक करके यह भी जाना जा सकता है कि कितनी पुस्तिकाएं जांची जा चुकी हैं। समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने और पारदर्शिता की दिशा में यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि इस व्यवस्था का वह अनुकरण करें। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को राष्ट्र कल्याण से जुड़े नवीनतम कानूनों के बारे में भी निरंतर अध्ययन करें। यहाँ पढ़ाने वालों को चाहिए कि केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही अपने को सीमित नहीं रखें, बल्कि निरंतर नवीन जो कुछ कानून की दृष्टि से देश में हो रहा है उनके प्रति भी विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन करें। यह विश्वविद्यालय जिनके नाम से स्थापित है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े विद्वता भी रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने सदियों तक गुलाम रहे भारत के वंचित वर्गों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता के स्थायित्व, ऊंच नीच का भेद मिटाकर समानता स्थापित करने वाले कानून पारित करवाए। 29 अगस्त 1947 को वे संविधान लिखने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। मैं मानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सच्चे पोषक थे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के साथ भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों पर ही सदा जोर दिया है। मैं चाहता हूं कि आदर्शों को आत्मसात करते हुए इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भविष्य की उन्नत राहों पर आगे बढ़ें। मेरी ये भी कामना है कि विश्वविद्यालय विधि शिक्षा में शोध की मौलिकता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में देश का अग्रणी विश्वविद्यालय बने। मैं फिर से जितने पदकधारी लोग हैं, छात्र हैं, उनको बधाई देते हुए, शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय द्वारा ऑन स्क्रीन मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जो अभिनव पहल की गई
उसकी मैं सराहना करता हूं। इस व्यवस्था से उत्तर पुस्तिका डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती है और उसे एक क्लिक पर कहीं भी मूल्यांकन के लिए भेजा जा सकता है। ट्रैक करके यह भी जाना जा सकता है कि कितनी पुस्तिकाएं जांची जा चुकी हैं। समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने और पारदर्शिता की दिशा में यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि इस व्यवस्था का वह अनुकरण करें। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को राष्ट्र कल्याण से जुड़े नवीनतम कानूनों के बारे में भी निरंतर अध्ययन करें। यहाँ पढ़ाने वालों को चाहिए कि केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही अपने को सीमित नहीं रखें, बल्कि निरंतर नवीन जो कुछ कानून की दृष्टि से देश में हो रहा है उनके प्रति भी विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन करें। यह विश्वविद्यालय जिनके नाम से स्थापित है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े विद्वता भी रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने सदियों तक गुलाम रहे भारत के वंचित वर्गों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता के स्थायित्व, ऊंच नीच का भेद मिटाकर समानता स्थापित करने वाले कानून पारित करवाए। 29 अगस्त 1947 को वे संविधान लिखने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। मैं मानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सच्चे पोषक थे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के साथ भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों पर ही सदा जोर दिया है। मैं चाहता हूं कि आदर्शों को आत्मसात करते हुए इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भविष्य की उन्नत राहों पर आगे बढ़ें। मेरी ये भी कामना है कि विश्वविद्यालय विधि शिक्षा में शोध की मौलिकता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में देश का अग्रणी विश्वविद्यालय बने। मैं फिर से जितने पदकधारी लोग हैं, छात्र हैं, उनको बधाई देते हुए, शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए, ऊंचपूर्ण बोलने के लिए। मैं आशा करता हूं कि हमारे विधि के छात्र आपकी कही बातों का अनुसरण करेंगे। अब मैं माननीय कुलपति महोदया से आग्रह करूंगा कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के विधिवत समापन की अनुमति प्राप्त करें। माननीय कुलपति महोदय। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षांत समारोह का विधिवत समापन किया जाए? मेरी अनुमति है। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह का समापन घोषित करती हूँ। मैं अब कुलसचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करता हूँ। कुलसचिव महोदय। पिछले लगभग 4 वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय ने प्रदेश में विधि शिक्षा को एक विशिष्ट स्वरूप देने की दिशा में विशेष योगदान दिया है। विश्वविद्यालय के इस दूसरे दीक्षांत समारोह में पधारने के लिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय, प्रदेश के माननीय कुलाधिपति महोदय तथा माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय की उपस्थिति में आज जिन विद्यार्थियों को यहाँ उपाधियाँ वितरित की गई हैं, वे विद्यार्थी विधि के क्षेत्र में उच्चतम प्रतिमान कायम कर सकने में सफल होंगे और विश्वविद्यालय में रोशन करेंगे। इस अवसर पर मैं सभी प्रबंध बोर्ड के सदस्यों, शैक्षणिक परिषद के सदस्यों, शिक्षकगण, पत्रकार बंधुगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, समस्त विद्यार्थी प्रकट करता हूँ जिनकी उपस्थिति ने समारोह की शोभा को और अधिक बढ़ाया है। मैं सभी उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को
उनके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। समस्त को पुनः पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कुल सचिव महोदय। अब मैं राष्ट्रगान के लिए आप सभी अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। अभी जल्द से जल्द इसके भागीदार बने हैं। अच्छा, इसको अभी आदेश आया है कि इसको 2 में कर लेते हैं, तो आधे बच्चे पीछे हो जाएं, क्योंकि ग्रुप बड़ा हो गया है। प्रस्थान करेंगे। मैं पुनः कह रहा हूं कि फोटोग्राफ के पश्चात आप बाईं ओर से प्रस्थान करेंगे। हो गया। इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। आप सारे आप ही चले जाएं प्लीज। आपका हो गया सर? आप लोग भी। कैद विद्यार्थी परिषद तथा प्रबंध बोर्ड के सदस्य स्टेज पे पधारे। माफ कीजिएगा, विद्या परिषद, मेरे को तो मिट्टी ला। विद्या परिषद एवं प्रबंध बोर्ड के सदस्य स्टाफ। लेकिन अब हम परफेक्ट फोटो खींचना। एक यस माननीय कुलाधिपति महोदय, सम्मानित अतिथि, कुलपति, अधिष्ठाता विधि संकाय, प्रबंध बोर्ड एवं विद्या परिषद के I wish you all a good day. जय हिंद, जय भारत। अरे आजा बेटा, आजा, एक और आ गया।